मूव नहीं कर रहा, अब ये मूव करने आ गया, समझ में। तो आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल डिफेंस का तड़का में स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रिक्शन यानी घर्षण। तो मैं पहले ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो फ्रिक्शन है वो कहीं ना कहीं लॉज ऑफ मोशन का ही एक पार्ट है, यानी जो घर्षण टॉपिक है वो आपका कहीं ना कहीं गति के नियम का ही एक भाग है। तो जिन लोगों ने अभी तक लॉज ऑफ मोशन नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाएं, आपको लॉज ऑफ मोशन की सारी सीरीज पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 एक साथ आपको मिल जाएंगे, आप वीडियो वहां से वॉच कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमने बता ही दिया आपको, फ्रिक्शन है। तो सबसे पहले फ्रिक्शन समझने के लिए फ्रिक्शन है क्या चीज़, इस कैसे काम करती है, किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, ये सब बातें तो हम बाद में कर लेंगे। पहले हम एक एक्टिविटी समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं एक यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ। आप देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 3 सरफेस हैं। देखिए, एक तो ये रिजिड सरफेस लिखा है, इसको मैं फिक्स कर लेता हूँ, ये मूव नहीं करेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये ब्लॉक, यहाँ पर लिखा हुआ है ब्लॉक नंबर 2 लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये इसके सरफेस पे रख दिया मैंने। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये ब्लॉक नंबर 1। अब ब्लॉक नंबर 1 के सरफेस को देखिए तो दोनों साइड ये रफ है, दोनों सरफेस, दोनों तरफ साइड में खुरदरापन काफी ज्यादा है। जबकि आप इस ब्लॉक को देखें, ब्लॉक नंबर 2 को देखें, तो ब्लॉक नंबर 2 में क्या पाएंगे, एक सतह, तो इसकी जो एक सरफेस है, एक सतह है वो तो रफ है, जबकि दूसरी सरफेस जो है स्मूथ है, यानी इतना ज्यादा रफनेस नहीं है इसमें। व्हाइट सरफेस को आप स्मूथ समझें, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद ये जो रिजिड सरफेस है, इसका ये वाला सरफेस देखें, आप यहाँ पर देखें, ये वाला सरफेस आपका स्मूथ है, जबकि दूसरा सरफेस आपका क्या है, रफली मतलब रफ है, यहाँ पर खुरदरापन है इसमें। तो अब चलिए एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये रिजिड सरफेस, इसका ये स्मूथ सरफेस, और इस ब्लॉक नंबर 2 का, दोस्तों ब्लॉक नंबर 2 का ये जो स्मूथ सरफेस है, इसके स्मूथ सरफेस के साथ हमने कांटेक्ट में रख दिया। अब बात करते हैं, दिस इज ब्लॉक नंबर 1 रफ है, तो मैं यहाँ पर ब्लॉक नंबर 1 को का रफ सरफेस और इसके रफ सरफेस के साथ कांटेक्ट में रख देता हूँ। अब आप एक्टिविटी देखिए, अगर मैं इस पर फोर्स लगाता हूँ, मैंने लगाया कुछ फोर्स, मैंने अभी लगा रखा है, तो ये मूव नहीं कर रहा है। थोड़ा सा फोर्स की वैल्यू और बढ़ाया, अब भी मूव नहीं कर रहा है। थोड़ा सा फोर्स की वैल्यू मैंने और बढ़ाया, अब भी नहीं मूव कर रहा है। अब मैंने फोर्स अप्लाई किया, ये दोनों ब्लॉक 1 और 2 दोनों एक साथ चल रहे हैं, ये सर। अच्छा, अब एक एक्टिविटी और करते हैं। ये जरा जो सरफेस नंबर ब्लॉक नंबर 2 है, इसका जो रफ साइड है, उसको हम इसके स्मूथ साइड के साथ कांटेक्ट में लाते हैं, ठीक है। और ये जो ब्लॉक नंबर 1 है, ये इसका दोनों सरफेस स्मूथ है, लेकिन इस बार क्या हुआ, अगर आप देखें तो इस बार इसका जो रफ सरफेस है, इसके स्मूथ सरफेस के साथ कांटेक्ट में आ रहा है। यहाँ पर देखिए, तो इस बार जब हम इस पे फोर्स लगाते हैं, देखिए यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, तो हम ये पा रहे हैं कि इस बार ये अकेले मूव कर रहा है। इससे पहले वाले केस में क्या था, इस केस में जब ये स्मूथ और इसका ये सरफेस स्मूथ कांटेक्ट में था और यहाँ पर हमने इस पे फोर्स अप्लाई किया था, तो ये एक साथ चल रहे थे। तो यहाँ दोस्तों समझने वाली बात ये है कि आखिर में ऐसा हुआ क्या। तो ध्यान से समझिएगा, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि जब ये दोनों सरफेसेस एक साथ स्मूथ सरफेस कांटेक्ट में थे, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर अपोजिशन कम हुआ, यानी यहाँ पर विरोध कम हुआ, इन दोनों सतहों के बीच में विरोध कम हुआ। लेकिन आप यहाँ पर देखें, ये रफ है, ये सरफेस रफ है, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर रफनेस ज्यादा है, तो यहाँ पर विरोध ज्यादा होगा, तो फ्रिक्शन भी ज्यादा लगेगा। ये समझने वाली बात है। अगर यहाँ फ्रिक्शन ज्यादा जनरेट होगा, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन ज्यादा जनरेट होगा, तो देखिए ये दोनों एक साथ जो है मूव कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात ये कि जो फ्रिक्शन है, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, जो फ्रिक्शन है वो कहीं ना कहीं सरफेसेस के नेचर पर डिपेंड कर रहा है, इसके खुरदरेपन पर डिपेंड कर रहा है, इनके आपस में क्या खुरदरापन है, इनके बीच में आपस में क्या इंटरलॉकिंग बन रही है। ये कंसेप्ट मैं आपको थोड़ी देर में अभी बताता हूं। तो पहले आप ये समझ लीजिए यहाँ पर एक्टिविटी, तो आई थिंक आप बात समझ गए होंगे, स्मूथ इस तरीके से रफ, और ये भी सरफेस रफ। अब आप देखिए यहाँ पर एक्टिविटी में क्या पाते हैं, देखिए हम फोर्स इस पे अप्लाई करते हैं, ये दोनों एक साथ चलते हैं, जबकि इसका स्मूथ सरफेस अगर चेंज कर दें, इसका रफ और इसका स्मूथ, तो अब इन दोनों में
दोनों के बीच में जो नेचर है सरफेस का आपस में अब कुछ और बन गया, पेयरिंग कुछ और तरीके की हो गई। इससे पहले जो पेयरिंग थी वो कुछ और थी, अब पेयरिंग जो होगी दोस्तों वो कुछ और ही होगी। तो अब देखिए यहाँ पर, और इन दोनों की सरफेस की पेयरिंग कुछ और होगी। तो अब आप देखें यहाँ पर अगर हम इस पे दोस्तों फोर्स अप्लाई करते हैं तो इस बार ये अकेले मूव करता है। तो कहने का मतलब है इस बार जो फ्रिक्शन है इनके बीच में अप्लाई नहीं हो पाया, यानी इनके बीच में इंटरलॉकिंग नहीं बन पाई। दोस्तों समझने की कोशिश करिए, अगर मैं आपसे कहूं, ध्यान समझिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि इसके सरफेस को अगर माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो इसमें आपको बड़े बड़े से गड्ढे दिखाई पड़ेंगे। अगर इसको हम, इसके सरफेस को अगर हम बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे आपको गैपिंग दिखाई पड़ेंगे। ठीक इसी तरीके से इसके सरफेस को अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ भी काफी गैपिंग दिखाई पड़ेंगे। तो जब हम इन दोनों रफ सरफेसेस को एक साथ कांटेक्ट में लाते हैं तो यहाँ गड्ढा जो मैंने अभी बता रहा था, जो यहाँ पर बीच बीच में कई जगह जो आपका इंटरलॉकिंग बनेगा, इस तरीके से कुछ इस तरीके से इंटरलॉकिंग बन जाएगी, कुछ इस तरीके से इंटरलॉकिंग बन जाएगी। और फिर हम जब फोर्स लगाएंगे तो ये इंटरलॉक अगर ब्रेक नहीं होगा तो ऑब्वियसली दोनों एक साथ ही मूव करेंगे। ये समझने वाली बात है। लेकिन अगर आप देखें यहाँ पर, जब ये ब्लॉक नंबर, ये आपका सेकंड ब्लॉक है, ये आपका सेकंड ब्लॉक है, सेकंड ब्लॉक का ये सरफेस अगर हम ले लें और फर्स्ट ब्लॉक का हम फिर से ये सरफेस ले लें, क्या पाए थे, मैंने बताया था इस पे जब हमने फोर्स लगाया था, इसमें फोर्स लगाया था तो यहाँ पर ये अकेले मूव किया था इसके ब्लॉक नंबर सेकंड के सरफेस पे। तो यहाँ समझने वाली बात ये कि इस बार हो सकता है, ये स्मूथ सरफेस है तो हो सकता है यहाँ पर इतना आपका जो है क्या नाम है गैपिंग ना बन पाई, इंटरलॉक इतना मजबूत ना बन पाया हो, शायद इसके वजह से हो सकता है कि यहाँ पर आपस में मोशन एक साथ नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ, समझने वाली बात ये कि यहाँ पर फ्रिक्शन की वैल्यू कम है। तो दोस्तों आई थिंक आपको एक ये एक्टिविटी समझ में आ गई होगी। अच्छा, एक और चीज समझने वाली है, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। एक चीज समझिए, जैसे मान लीजिए ये ब्लॉक नंबर सेकंड है, ब्लॉक नंबर फर्स्ट है। अब आप देखिए, अगर मैं इस फर्स्ट, देखिए यहाँ पर मैं फोर्स लगाता हूँ, 1 न्यूटन फोर्स लगाया नहीं मूव किया, 2 न्यूटन फोर्स लगाया नहीं मूव किया, 3 न्यूटन का फोर्स लगाया अब भी मूव नहीं किया, 4 न्यूटन का फोर्स लगाया अब भी मूव नहीं किया, 5 न्यूटन का लगाया अब भी मूव नहीं किया, यानी मूव करने की स्थिति में आ रहा है। ये देखिए थोड़ा सा मूवमेंट आया इसमें। जैसे ही मैंने 5.1 लगाया दोस्तों ये मूव करने लगा। इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से समझिएगा, इसका ये मतलब हुआ कि एक कम से कम एक फोर्स चाहिए ही चाहिए इसको मोशन कराने के लिए, एक दूसरे के सापेक्ष, यानी एक दूसरे के रिलेटिव मोशन कराने के लिए इस ब्लॉक पर एक मिनिमम फोर्स की जरूरत पड़ रही है। ये समझने वाली बात है, यानी एक कम न्यूनतम बल चाहिए उस इंटरलॉक को ब्रेक करने के लिए। दोस्तों अगर जब तक ये इंटरलॉक ब्रेक नहीं होगा, जब तक ये इंटरलॉक टूटेगा नहीं, तब तक आपस में एक दूसरे के सापेक्ष जो है रिलेटिव मोशन नहीं होगा। आइए दोस्तों एक और एक्टिविटी समझते हैं जरा। देखिए यहाँ पर ये है कोई, मान लीजिए ये कोई कार है, सपोज करिए कोई गाड़ी है, कोई व्हीकल है। अच्छा, अब इस व्हीकल को ध्यान से समझिएगा, इस व्हीकल को दोस्तों यहाँ पर ध्यान से समझिए, इस व्हीकल को दोस्तों मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल सरफेस, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मैं इसको रखता हूँ। ध्यान से देखिए, अब ये मोशन में नहीं है, ये मोशन में अभी नहीं है, लेकिन दोस्तों यहाँ समझने वाली बात ये है कि अगर मैं इसको थोड़ा सा इंक्लाइंड कर दूं, देखिए ध्यान से यहाँ पर देखिए, जैसे इंक्लाइंड किया ये मूवमेंट में आ गया। ध्यान से देखिए, देखिए यहाँ पर समझिए, देखिए दोस्तों यहाँ पर समझिएगा, जैसे ही मैं इसको इंक्लाइंड करता जाता हूँ, देखिए देखिए अभी मूव नहीं कर रहा है, अभी मूव नहीं कर रहा, अब ये मूव करने आ गया। समझ में आ रहा है कि एंगल इंक्रीज करते गए, इंक्लाइंड एंगल यानी आनत तल, आनत जो तल है यानी इंक्लाइंड प्लेन है, उसका इंक्लाइंड एंगल जो है, ध्यान से समझिए, मैं ऐसे बना देता हूं जिस तरीके से, ये इंक्लाइंड प्लेन है, ये जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाता है, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यानी आनत कोण। तो यहां पर आपने ये पाया कि जैसे ही यहां पर आप एंगल बढ़ाते गए, एक एंगल ऐसा भी आता है जिस पर ये मूव करने लगता है। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि पहले जब मैं एंगल बढ़ाना शुरू किया था तो स्टार्टिंग में ये मूव क्यों नहीं कर रहा था, आखिर में क्या इसको कोई रोक रहा था? तो आंसर है यस, पहले जो रोक रहा था इस जो सरफेस है, ध्यान से समझिएगा, रोड और ये जो सरफेस है, रोड और ये जो सरफेस है दोस्तों, ये जो सरफेस है, इनके बीच में घर्षण बल काम कर रहा है जो इनको रोक रहा है। लेकिन एक लिमिट के बाद जब ऐसे हम करते गए, ये उठाते जाओगे, एक टाइम ऐसा भी आएगा, आप इसको समझ सकते हो, ये ऑटोमेटिकली मूव करने लगेगा। तो यहाँ समझने वाली बात ये है कि क्या यहाँ पर भी वही सिचुएशन बन रही है, क्या यहाँ पर भी
ध्यान से समझिए, क्या यहाँ पर भी फोर्स की वैल्यू बढ़ाते ही मोशन स्टार्ट हो रहा है? क्या यहाँ भी इंटरलॉक ब्रेक होता है? तो आंसर है यस। समझने की कोशिश करिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए ये एम है, ध्यान से समझिएगा, ये एम है, तो देखिए इस ये वेट किधर काम करेगा? तो वेट काम करेगा नीचे की तरफ mg। ध्यान से समझिएगा, इस mg के दो घटक होंगे दोस्तों। देखिए ये अगर मैं यहां से ज्वाइन कर लूं इस तरीके से, इसको ऐसे मिला दूं, तो दोस्तों ये देखिए सरफेस है और ये सतह के लंबवत, मैंने पिछले वीडियोस में बताया है लॉज ऑफ मोशन में, सतह के लंबवत जो होगा दोस्तों ये नॉर्मल रिएक्शन होगा और इस mg का ये एंगल थीटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अगर थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा और ये पूरा थीटा है, ये पूरा 90 है, तो ऑब्वियसली ये वाला जो एंगल होगा वो थीटा होगा। देखिए 90 थीटा, 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा थीटा। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, अगर ये 30 है, ये 90 है, तो ये 60 होगा, ये पूरा 90, तो ये कितना होगा दोस्तों? 30 होगा। तो आई थिंक आपको बात समझ में आ गई। जनरल फॉर्म में लिखते हैं ये थीटा है तो ये भी थीटा है। अब आपको पता है जो mg है वो बल है यानी फोर्स है, तो बल का घटक जो दो घटक हो जाएगा, एक घटक हो जाएगा इधर mg cos थीटा और ठीक इसके लंबवत इधर हो जाएगा क्या? mg sin थीटा। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि थीटा बढ़ाने पर ये मूव क्यों किया? थीटा बढ़ते गया, एक एंगल ऐसा भी आया जब ये मोशन इसका स्टार्ट हो गया। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं mg sin थीटा को जरा मैथमेटिकली समझिए। साइन थीटा, पहले तो आप ये समझिए, ये जो इंक्लाइंड एंगल है यानी आनत कोण है, इस कोण का मान देखिए 0 से ज्यादा रहेगा और 90 से कम रहेगा, और 0 से 90 में साइन थीटा की जो वैल्यू है वो बढ़ती है 0 to 90, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 यानी 0.5, साइन 45 की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो लगभग 0.7 के आसपास आएगा, और 60 डिग्री की वैल्यू निकालोगे तो 0.8 के आसपास आएगा। साइन 90 पर वैल्यू 1 होता है, मैक्सिमम होता है। और अगर इंक्लाइंड प्लेन बना के रखना है यानी आनत तल बना के रखना है तो कोण जो होगा आपका 0 से 90 डिग्री के बीच में होगा। तो आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी कि एंगल जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हैं, साइन थीटा बढ़ रहा है, थीटा बढ़ रहा है, तो साइन थीटा भी पूरा बढ़ेगा, और साइन थीटा अगर बढ़ेगा तो ये पूरा mg साइन थीटा की जो वैल्यू है वो बढ़ेगी। और आपको पता है जो mg होता है ये बाह्य बल होता है, एक्सटर्नल फोर्स होता है, और आपको पता होना चाहिए कि एक्सटर्नल फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल होता है बॉडी को एक्सीलरेट कराने में, यानी जो बाह्य बल होता है वही वस्तु को त्वरित गति प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये कोण बढ़ता जाएगा और साइन थीटा बढ़ता जाएगा, और फाइनली mg sin थीटा यानी इस दिशा में जो बल है उसका मान बढ़ जाएगा, और एक स्थिति ऐसी आ जाएगी जब इनके जो गाड़ी है या व्हीकल है, इसके टायर और इस सतह के बीच का जो घर्षण बल है, जो इंटरलॉक है, वो ब्रेक हो जाएगा और फाइनली ये मोशन में आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ समझने वाली बात ये है कि क्या इसकी बैकवर्ड डायरेक्शन में, इनके सतहों के बीच में बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या फ्रिक्शन लग रहा है? तो आंसर यस। ध्यान से समझिएगा, स्टार्टिंग में जब इस पर कोई फोर्स नहीं लगता है, ध्यान से समझिएगा, स्टार्टिंग में दोस्तों जब इस पर कोई फोर्स नहीं लगता है ब्लॉक पर, ध्यान से समझिएगा, यहां पर मैं बना देता हूं, जैसे मान लीजिए ये वाला केस लेते हैं, देखिए ये फिक्स सरफेस और इसके ऊपर अभी मैंने एक ब्लॉक रख लिया, ध्यान से समझिएगा, और इस बार जो सरफेस कांटेक्ट सरफेसेस हैं इस बार उनमें रफनेस है, यानी जो संपर्क सतहें हैं उनके बीच में घर्षण है, मतलब खुरदरापन है, तो खुरदरापन है तो घर्षण लगेगा, घर्षण मतलब विरोध होगा। तो दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात यह कि जब हम इस पे 1 न्यूटन का फोर्स लगाया हमने, मतलब थोड़ा सा फोर्स लगाया तो ये मोशन में नहीं आया, फोर्स बढ़ाया 2 न्यूटन किया अब भी नहीं मोशन हुआ, 3 किया अब भी नहीं मूव किया, 4 किया अब भी मूव नहीं किया। दोस्तों मूव नहीं किया, 1 न्यूटन की तरफ, इस डायरेक्शन में 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया और ये इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है, इसका सीधा सा मतलब है कि बैकवर्ड डायरेक्शन में, इसके अपोजिट डायरेक्शन में कोई ना कोई फोर्स है जो इस 1 न्यूटन के बल को कैंसिल कर रहा है, 1 न्यूटन के फोर्स को कैंसिल आउट कर रहा है। तो दोस्तों वो जो फोर्स है, ध्यान से सुनिएगा, जो इस 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करने पर ये बॉडी अब भी रेस्ट में है, ध्यान से समझिएगा, 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, बॉडी रेस्ट में, इसका मतलब 1 न्यूटन का ये फोर्स जो आपने अप्लाई किया ये कैंसिल आउट हो गया, इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है जिसकी वैल्यू है 1 न्यूटन। और मैं आपको ये बता देना चाह रहा हूं कि जो इंटरलॉकिंग है इन दोनों सरफेसेस के बीच में है, इंटरलॉकिंग जो है दोस्तों इन दोनों सरफेसेस के बीच में है, यहां समझने वाली बात ये है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्रिक्शन लगेगा इन्हीं दोनों सरफेस के जो कॉन्टेक्ट सरफेस है इसी के अलोंग लगेगा। तो ये लग रहा है इधर, तो इंटरलॉकिंग फोर्स किधर लगेगा? इधर, इस ब्लॉक पे 1 न्यूटन इधर लगा
और दोस्तों ये जो 1 न्यूटन बैकवर्ड डायरेक्शन में जनरेट होगा, इस फोर्स का नाम है फ्रिक्शन फोर्स। अच्छा, जब मैंने 2 न्यूटन लगाया, अब भी मैं पाता हूं बॉडी रेस्ट में, इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब बैकवर्ड डायरेक्शन में 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्रिक्शन की वैल्यू है वो तो बढ़ रही है, यानी जैसे जैसे आप अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जाओगे, यानी जैसे जैसे बल का मान बढ़ाते जाओगे दोस्तों, वैसे वैसे फोर्स की वैल्यू, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है। और बढ़ाते जाओगे फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता जाएगा। कब तक बढ़ेगा ये? जब तक ये रेस्ट में रहेगा। और जैसे ही एक टाइम ऐसा भी आएगा दोस्तों, आपको पता है, ये बात आपको समझ में भी आती होगी कि जब 2 ब्लॉक्स एक दूसरे के सरफेस पर हैं, एक पे फोर्स लगा रहे हैं, एक टाइम तो ऐसा आएगा कि जब एक सरफेस दूसरे सरफेस के रिलेटिव आए, यानी एक बॉडी दूसरी बॉडी के रिलेटिवली यानी सापेक्ष गति में आ जाएगी, यानी एक न्यूनतम बल लगाना पड़ेगा। तो वो न्यूनतम बल कौन सा बल है? तो मैं आपको ये बता देना चाह रहा हूं, वो न्यूनतम बल वह न्यूनतम बल है जब इन दोनों सतहों के संपर्क सतहों के बीच खुरदरेपन के कारण जो इंटरलॉक है वो ब्रेक हो जाएगा, यानी इन दोनों सरफेसेस के रफनेस के वजह से जो इंटरलॉक बन रहा है वो इंटरलॉक ब्रेक हो जाएगा और फाइनली बॉडी मूव करने लगेगी। तो यहां समझने वाली बात यह है कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो अपने आप को एडजस्ट कर रही है। ध्यान से समझिएगा, जो घर्षण बल है वो अपने आप को क्या कर रहा है? एडजस्ट कर रहा है। इसीलिए कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, यानी अपने आप को ये एडजस्ट कर लेता है। जैसे जैसे आरोपित बल का मान बढ़ाते जाएंगे, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा जब बॉडी मूव करने लगेगी। इसका ये मतलब नहीं है कि बॉडी मूव करने लगी तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा। हाँ, ये बात जरूर समझ में आती है कि जब बॉडी इधर मूव करने लगी, सपोज करिए 10 न्यूटन के फोर्स अप्लाई करने पर ये बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इसका सीधा सा मतलब है बैकवर्ड डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में उस बॉडी पर जो फ्रिक्शन फोर्स है इस बार 10 तो नहीं होगा, 10 से कम होगा। या क्वेश्चन ये भी तो आ सकता है आपके दिमाग में कि सर होगा भी नहीं, ऐसा भी हो सकता है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर इधर 10 न्यूटन के फोर्स पर बॉडी मूव कर रही है, इसका सीधा सा फंडा ये है कि बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन है, क्योंकि इंटरलॉक ब्रेक जरूर हुआ है लेकिन रफनेस अब भी खत्म नहीं हुई है। हाँ, पहले के कंपैरिजन में जो इंटरलॉकिंग है वो हल्की हो गई है। इसका मतलब ये है कि जो घर्षण बल का अधिकतम मान पहुंचा था, ध्यान से समझिएगा, सपोज करिए 5 न्यूटन तक आपने फोर्स अप्लाई किया और बॉडी मूव नहीं करी, लेकिन जैसे ही आपने 5.1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया बॉडी मूव करने लगी। इसका मतलब यह हुआ कि जो 5 न्यूटन फोर्स है, जो 5 न्यूटन का बल है, वो अधिकतम बल जो आपने अप्लाई किया जिस पर वस्तु गति नहीं करी लेकिन 5.1 पे मूव करने लगी। इसका मतलब यह कि जो 5 न्यूटन का फोर्स है दोस्तों वो कहीं ना कहीं घर्षण बल का अधिकतम मान है। और यहां समझने वाली बात यह है कि जब बॉडी रेस्ट में होती है, ध्यान से समझिएगा, और फोर्स नहीं लगता है तब फ्रिक्शन जनरेट नहीं होता है। फोर्स फ्रिक्शन जनरेट कब होता है? जब एक बॉडी पे फोर्स अप्लाई करी जाती है। समझिएगा ध्यान से, फ्रिक्शन कब जनरेट होता है? फ्रिक्शन यानी घर्षण कब उत्पन्न होता है? जब एक वस्तु पर बल आरोपित किया जाए तो 2 संपर्क सतहों की वस्तु गति नहीं कर रही है, बल आरोपित हो रहा है, वस्तु गति नहीं कर रही, यानी फोर्स अप्लाई हो रहा है और बॉडी मूव नहीं कर रही है। इसका सीधा सा मतलब है अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स दोनों इक्वल हैं। और ऐसे फ्रिक्शन को, रेस्ट के केस में बॉडी अगर रेस्ट में और फ्रिक्शन लग रहा है, ऐसे फ्रिक्शन को बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन यानी स्थैतिक घर्षण। क्या बोलते हैं दोस्तों? स्थैतिक घर्षण। तो कहने का मतलब क्या है, यहां पर भी वही चीज सिचुएशन बनी होगी। पहले शुरुआत में एंगल कम रहा होगा तो mg sin थीटा की वैल्यू कम रही होगी। मैंने बताया 0 से 90 डिग्री में sin थीटा क्या होता है? इंक्रीज करता है। तो दोस्तों हो सकता है कि थीटा की वैल्यू शुरुआत में इतनी कम रही हो कि mg sin थीटा की वैल्यू कम रही हो, यानी कहने का मतलब वो इंटरलॉक को ब्रेक नहीं कर पाया हो। और जैसे ही थीटा बढ़ता गया इस डायरेक्शन में sin थीटा की वैल्यू बढ़ने से इस डायरेक्शन में फोर्स बढ़ा, इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग फोर्स की वैल्यू इंक्रीज करी और फाइनली इंटरलॉक ब्रेक हो गया और फाइनली ये बॉडी मूवमेंट में आ गई। तो दोस्तों ये वाली सिचुएशन हर जगह आती है। और कहने का मतलब क्या है, हमको चीजें ये समझ में आनी चाहिए कि किस तरीके से फ्रिक्शन को प्रेजेंट करते हैं। तो फाइनली हमें एक बात समझ में आई कि फ्रिक्शन यहां भी इधर लगेगा, इस डायरेक्शन में इस तरफ लगेगा, टायर और रोड के बीच में इस तरीके से लगेगा। यहां पर फ्रिक्शन दोस्तों इस तरीके से लगेगा, यानी जो घर्षण बल है वो संपर्क सतहों के स्पर्शी यानी टेंजेंशियल लगता है। यानी जो फ्रिक्शन फोर्स है, घर्षण बल है, वो जो संपर्क सतह होती है यानी जो कॉन्टैक्ट सरफेसेस होते हैं उसके टेंजेंशियल लगता है। कैसे लगता है? उसके टेंजेंशियल लगता है दोस्तों। जैसे ये है आपका सरफेस, तो इसके अलोंग इधर लगेगा फोर्स, इसी के अलोंग ऐसे सतह के तरफ लग, या इधर इस तरीके से लगता है।
और जो नॉर्मल रिएक्शन होता है, अविलंब प्रतिक्रिया बल होता है, वो सतह के लंबवत होता है। तो यहां समझने वाली बात यह है कि नॉर्मल रिएक्शन यानी अविलंब प्रतिक्रिया बल और दोस्तों साथ में घर्षण बल दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, यानी फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे यहां पर फ्रिक्शन इधर लगा, नॉर्मल रिएक्शन इधर लगा, दोनों के बीच एंगल 90। यहां देखिए नॉर्मल रिएक्शन इधर लगा, फ्रिक्शन इधर लगा, दोनों के बीच एंगल कितना हो गया 90। और दोस्तों एक बात और बताना चाह रहा हूं यहीं पर, ऐसे जिस कोण पर यह वस्तु गति की अवस्था में आती है उस आनत कोण को हम बोलते हैं दोस्तों विराम कोण, यानी द इंक्लाइंड एंगल, वो इंक्लाइंड एंगल जिस पर यह वस्तु गति की अवस्था में आ जाए यानी मोशन के सिचुएशन में आ जाए, उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं दोस्तों। तो ये आगे का टॉपिक है, इसको मैं बाद में डिस्कशन करूंगा। तो कहने का मतलब ये है कि फ्रिक्शन वाली बात आपको समझ में